वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जैसे कि इसका नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप लोग बहुत पहले ही पढ़ ही चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया कि चार्जेस क्या हैं वो रेस्ट पे हैं, और पोटेंशियल का मतलब हो गया उनकी कुछ एनर्जीज हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज जो है, कोई भी एक चार्ज क्यू अगर यहाँ पे रखा है, अगर 1 कूलाम भी रखा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज इसके रेंज में कोई दूसरा चार्ज, सपोज कीजिए मैं Q0 लेके आता हूँ, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। आप सभी जानते हैं उस फोर्स को, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। F इज इक्वल टू Q0 E से, जिसको हम लोग इसके मैग्नीट्यूड को F इज इक्वल टू Q0 E से डिनोट करते हैं। इसको अब दूसरे टर्म में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, दूसरे लैंग्वेज में देखने की कोशिश करेंगे। वो लैंग्वेज होगा पोटेंशियल का लैंग्वेज, या फिर वो लैंग्वेज होगा एनर्जी का लैंग्वेज। एक बार हम लोगों ने फोर्स के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी किया, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी करेंगे। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई 1 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, जिसके क्षेत्र में, जिसके एरिया में, जिसके फील्ड में दूसरा टेस्ट चार्ज मिला रहा था, जो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था, इसको अब दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि इस चार्ज के कारण इसके आसपास के जो फील्ड हैं वहां पे हर पॉइंट पे एक एनर्जी है, एक एनर्जी काम कर रही है। वो एनर्जी है हर पॉइंट पे, कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी होगी। वो एनर्जी ही क्या कर रही है, जैसे इस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, वो एनर्जी इसको क्या कर रही है, एक तरीके से रिपेल कर रही है। इसको एनर्जी के टर्म में इस तरीके से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग पहली बार देख रहे हैं, ये हम लोग क्लास 11th में जब मोशन की स्टडी करते हैं तो आपको याद होगा, जब मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, किनेमेटिक्स में क्या स्टडी करते हैं हम लोग कि मोशन को डिस्क्राइब कैसे किया जाए। उसके बाद जब लॉज ऑफ मोशन में आते हैं तो कॉज ऑफ द मोशन देखते हैं, जिसका कारण क्या होता है, फोर्स होता है। फोर्स के कारण ही क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए। फिर उसके आगे जब चैप्टर्स में जाते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ते हैं। तो वहाँ एनर्जी के थ्रू देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किस तरीके से मोशन करता है। यानी कि हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेन पॉइंट हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ही, लेकिन इस बार फोर्स के थ्रू इसकी स्टडी नहीं करेंगे। इस बार इसकी स्टडी जो करेंगे वो पोटेंशियल के थ्रू करेंगे, और पोटेंशियल को सिंपल टर्म में क्या बोला जाता है, एनर्जी। जैसे कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम रिलेट कैसे करेंगे। उसको हम लोग अभी इंट्रोडक्शन से देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे इसमें आती है, चार्जेज में कैसे पोटेंशियल एनर्जी, या चार्ज सिस्टम में कैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, उसको देखेंगे। और इसका हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। जैसे यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, इसका कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सिमिलर है। बस वहाँ पे मासेस का इंट्रोडक्शन होता था, और यहाँ पे क्या रहेगा, चार्जेस का इंट्रोडक्शन होगा। फिर जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज है, वहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पॉइंट मास पढ़ा था। इसके बाद यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हों तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इन द सेम फैशन जैसे हम लोग वहाँ दो मासेस के कारण, दो मास सिस्टम के कारण हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते थे, सेम प्रोसेस वही होने वाला। फिर वहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे, यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। तो मोर आर लेस जो है ये चैप्टर हमारे लिए बहुत नया नहीं होना चाहिए। बस इसमें केवल इतना सा डिफरेंस है कि वहाँ पे जो मासेज होते थे, मासेज का जो इन्वॉल्वमेंट होता था पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि मासेज हमेशा पॉजिटिव होते थे, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक निगेटिव चार्ज होने वाला है और एक पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे ये केस क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा केस बढ़ जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज वाला केस लेते हैं तो बिल्कुल वो मासेज वाले के तरीके से काम करता है, और हम नेगेटिव वाला ले लेते हैं तो ये एक्स्ट्रा केस आ जाता है। इसीलिए ये जो है टॉपिक थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन इसको हम लोग और इसको अलग अलग केसेस के थ्रू स्टडी करेंगे, जो कि क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से होगा। अब इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि पिछली बार जब
इलेक्ट्रिक फील्ड की हम लोग स्टडी कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि कोई चार्ज है, सपोज करते हैं क्यू है, इसका हमने ले लिया 1 कूलम चार्ज है, तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते थे कैसे दिखाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू दिखाते थे, जो कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होता था, रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता था, और किसी भी पॉइंट पे इसके अगर हम चार्ज को लेके आते थे, यहाँ पे क्यू नॉट को लेके आते थे तो इसमें फोर्स लगता था F इजिकल टू क्यू नॉट, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोर्स के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। इस बार इसी को हम लोग रिलेट करेंगे वर्क के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, और इसको रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। यानी कि हम लोग स्टडी किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही कर रहे हैं। एक चार्ज के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसकी ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू इस बार करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू। और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कैसे आती है, वर्क के थ्रू। इवन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरे के पूरे साइंस में एनर्जी को ट्रांसफर करने का केवल 2 ही तरीका है। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है या तो उस पर क्या किया जाए, वर्क किया जाए, या दूसरा तरीका है कि उसको हीट किया जाए। यहाँ हीट जैसी कोई बात हो नहीं रही है, यहाँ हीट जैसी कोई बात हो नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ क्या करना पड़ेगा, वर्क ही करना पड़ेगा। यही वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन हम लोग किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में देखेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा बेसिक इससे और समझते हैं, इसका बेसिक। मैकेनिक्स में अगर हम लोग बात करें, आपने देखा होगा कि वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, लॉज ऑफ मोशन से मोशन को डिस्क्राइब कर रहे थे, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसी चीज को, मोशन को ही कैसे स्टडी किया था हम लोगों ने, वर्क एनर्जी और पावर के टर्म में स्टडी किया था। मोशन को ही वर्क एनर्जी पावर के टर्म में स्टडी किया, जो कि आप बाद में आप जाके देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के टर्म में जाके हम लोगों ने स्टडी किया था। यानी कि मोशन को ही कैसे देखना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, एनर्जी से। जैसे वहाँ पे मोशन को एक तो फोर्स के नज़रिए से देख के हम लोग स्टडी करते थे, दूसरा एनर्जी के नज़रिए से, वैसे ही यहाँ पे जो है एक चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स और उसके द्वारा जनरेट किए जाने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कैसे देखेंगे, पहले फोर्स के थ्रू देखा था, अभी हम लोग किसके थ्रू देखेंगे, एनर्जी के थ्रू देखेंगे। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या कुछ नया है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझ लेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड समझा था, वैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। फिर पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, वहाँ पे भी क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के कारण। फिर पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था। फिर हम लोग एक नई चीज में देखेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया था, यहाँ पे भी क्या देखेंगे, पोटेंशियल को किस तरीके से, अगर सिंगल चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, 2 चार्ज है तो क्या पोटेंशियल होगा, अगर एक अपोजिट चार्ज यानी कि अगर डाइपोल है तो पोटेंशियल क्या होगा। फिर उसके बाद एक टर्म देखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखेंगे क्या होते हैं। फिर इन सबको स्टडी करने के बाद जैसे फिर क्या स्टडी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी स्टडी करेंगे। फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, ड्यू टू अ डबल चार्ज, ड्यू टू अ ट्रिपल चार्ज, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। लास्ट में जो हमारे पास कंडक्टर होते हैं उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कंडक्टर्स के जो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एक जगह पे हम लोग क्या करेंगे, स्टडी कर लेंगे। फिर अगला टर्म हम लोग जो देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन देखेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक भी
मोर आर लेस क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ही होते हैं। तो उनको कैसे पोलराइज करके उनसे कुछ कैसे काम हम लोग निकालेंगे। और यही जो है इसके बाद जो अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा कैपेसिटेंस, उसका बेस चैप्टर होने वाला है। तो अगर इसको चाहें तो आप एक तरीके से अगर जो 11th में आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है ग्रेविटेशन पढ़ा है, उससे रिलेटेड अगर देखें तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ इसको क्या बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल मास, जैसे यहाँ पे क्या था, फिर क्या था, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल मास के कारण। फिर यहाँ पे जो है पोटेंशियल ड्यू टू द टू मास सिस्टम, जिसमें दो मास का इन्वॉल्वमेंट होता था, टू मास सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ मासेस के कारण किया करते थे हम लोग, सिस्टम ऑफ मास के कारण करते थे। तो बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हैं, जो आप ऐसा नहीं कि आपके अचानक जो है ये चैप्टर आ गया है, इसके बारे में आप लोग अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, उसी से कंपेयर कर करके इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और मोर इम्पोर्टेंटली क्या होगा, हम लोग डी ट्रैक नहीं होंगे। जो हमारा मेन पर्पस है यहाँ पे कि हमें नीट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, नीट में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं पे मैक्सिमम टाइम को क्या करना है, लगाना है, इधर उधर पे टाइम को वेस्ट नहीं करना है। आइए पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसका जो आइडिया है, जो पोटेंशियल एनर्जी का कोर आइडिया है, जो नोशन है, वो आया कहाँ से। इसके मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, वहाँ से आप जो है इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की, मैं बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब, सपोज कीजिए आपके पास बेड ऑफ सैंड है, ये हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, बेड ऑफ सैंड्स को इस तरीके से बेड ऑफ सैंड्स हो गया, ठीक है। हमने अब क्या किया, एक यहाँ पे मेटल की बॉल ले ली, एक मेटल की बॉल ले ली। सबसे पहले क्या किया, मेटल की बॉल को हमने 1 मीटर से गिराया, 1 मीटर हाइट पे उठा के लेके चले गए, ठीक है। 1 मीटर हाइट पे हमने क्या किया, अर्थ के सरफेस से इसको क्या किया, 1 मीटर ऊपर लेके चले गए। इसकी जो हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गई, 1 मीटर हो गई, ठीक है। अगर 1 मीटर जो है से इसको गिराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, बेड ऑफ सैंड पे एक डिप्रेशन बनेगा, एक गड्ढा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बॉल को अब 2 मीटर पे उठा के लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यही बॉल है। अब इस बॉल को अगर मैं गिराऊं तो जो बेड ऑफ सैंड पे जो डिप्रेशन बनेगा, जो बेड ऑफ सैंड पे जो गड्ढा बनेगा, वो कितना बनेगा, वो ज़्यादा बड़ा बनेगा एज कंपेयर इसके। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। यही से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए बेस बनाएंगे। अब सोचिए, यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी है और यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो एनर्जी है, तीनों क्या है, डिफरेंट एनर्जीज हैं। यहाँ पे एनर्जी जो है ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा। कैसे, क्योंकि जो डिप्रेशन बन रहे हैं वो यहाँ पे अगर बिल्कुल पास से गिराए हैं तो कुछ नहीं बन रहा है, 1 मीटर से गिराया तो कुछ इस तरीके से बना है डिप्रेशन, लेकिन 1 मीटर से ज़्यादा 2 मीटर से गिराया तो इस तरीके से डिप्रेशन बना है। तो बॉल में जो एनर्जी आई वो आई कहाँ से, अगर बॉल में जो डिप्रेशन बॉल बना रहा है, आपने तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जो एनर्जी आई, जो ये डिप्रेशन बड़ा होता जा रहा है, तो बॉल में एनर्जी आ कहाँ से रही। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, वो क्या कर रहा है, खींच रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बॉल को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्सटर्नल जिसको मैं बोल रहा हूँ, एक फोर्स लगा के बॉल को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो, बॉल को क्या कर रहे हो, डिस्प्लेस कर रहे हो। और वर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है, आप कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा के बॉल पे काम कर रहे हो, और जो आप अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हो, जो सपोज कीजिए आपने जो है उस बॉल को उठाने में 10 to 20 जूल एनर्जी वेस्ट किया, तो वही किस में स्टोर हो जाता है, बॉल में जाके एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। अब देखिए उसके कंपैरिजन में यहाँ आपने ज़्यादा एनर्जी खर्च किया होगा, अगर यहाँ पे 10 जूल खर्च किया होगा तो यहाँ पे 20 जूल एनर्जी खर्च किया होगा। अगर 20 जूल एनर्जी आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया है, तो इसी वजह से ये क्या है, डिप्रेशन ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एज कंपेयर दिस, और इसमें ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस। ये पोटेंशियल एनर्जी का क्या था, कॉन्सेप्ट था। अब कुछ आपको एक दो एग्जांपल और जनरल एग्जांपल देते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो अर्लियर क्लासेस में भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, और इसका फॉर्मूला आप लोग बहुत कॉमन जानते हैं। अगर अर्थ के सरफेस के आसपास है, अर्थ के सरफेस के आसपास है, तो वो क्या पहुंचता है, mgh पहुंचता है। अब इसका डेरिवेशन आता कहाँ से है, mgh का जो डेरिवेशन है वो आता कहाँ से, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, F एक्सटर्नल आपने लगाया है इनटू डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं आपने कितना किया है, h किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग एक दिमाग लगाएंगे, क्योंकि जो F एक्सटर्नल है उसके बारे में हमको तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि हम बॉल पे कितना फोर्स लगा के बॉल को डिस्प्लेस कर रहे हैं। आपको किस चीज को ध्यान देना है, ये एक ट्रिक लगाना है। मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक ट्रिक ये बनाया कि आप उतना ही फोर्स लगाएंगे, F एक्सटर्नल उतना ही फोर्स होगा। अगर इसकी वैल्यू को हमको निकालना है और यहाँ पे पुट करना है, इसके लिए अगर एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप उतना ही फोर्स लगाएंगे जितना अर्थ क्या कर रहा होगा, नीचे की तरफ लगा रहा हो बॉल पे। यानी कि कोई भी एक्सिलरेशन नहीं हो रहा होगा बॉल में। बॉल को आप इनफाइनेटली लो वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कि ताकि उसमें कोई भी एक्सिलरेशन ना आ रहा होगा, इतना स्लो लेके जा रहे होंगे। तभी आप क्या बोल सकते हैं, F एक्सटर्नल जो किसके बराबर होगा, F ग्रेविटेशन के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, अर्थ के सरफेस पे mg के बराबर होगा। m जिस ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेके जा रहे हैं उसका मास है, और g जो है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। तो F एक्सटर्नल को हम लोग क्या लिख देते हैं, माइनस F ग्रेविटेशन लिख देते हैं, इंटू h लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू माइनस mg होता है, mgh। यहीं से आपका डेरिवेशन आता है, और यही वर्क जो है, जो आपके द्वारा वर्क किया गया, यही कैसे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यही वर्क जो है आपके ऑब्जेक्ट में, इस केस में वो बॉल है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इसी के कारण क्या बन रहा है, डिप्रेशन डिफरेंट बन रहे हैं डिफरेंट हाइट पे। तो ये रहा बेसिकली, यही कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगाएंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कि नो एक्सीलरेशन का केस है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक्सटेंड करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। जो हमारे पास एक रबड़ है, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको एक इमेज दिख रही होगी। एक रबड़ है, आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए। रबड़ बैंड को आप क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करते हैं। अब आप बताइए कि आपने एक्सटेंड तो कर दिया, कोई भी चीज़ बिना एनर्जी के या बिना फोर्स के होने वाला नहीं है। तो जब आपने रबड़ को एक्सटेंड कर दिया, तो रबड़ को जैसे ही आप छोड़ते हैं वो रीशेप कर जाता है। तो रीशेप करने के लिए रबड़ में एनर्जी कहाँ से आई, रबड़ में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चूंकि रबड़ क्या है, इलास्टिक है, वो क्या कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। इसमें भी जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया रबड़ को स्ट्रेच करने के लिए, या किसी स्प्रिंग का केस भी आप ले लीजिए, किसी स्प्रिंग को स्प्रिंग भी रीशेप कर लेता है। जो आपने फोर्स लगाया वही आपका फोर्स, या वही आपकी एनर्जी, या वही आपके द्वारा किया गया काम, रबड़ को जो आपने डिस्प्लेस किया उसको स्ट्रेच करके, या स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, वही आपकी एनर्जी, उसमें वर्क जो आपने काम किया वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, और वही एनर्जी खर्च करके रबड़ खुद को क्या करती है, रीशेप करती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। रबड़ और स्प्रिंग के केस को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, और इस केस को भी हम लोग जो है डील करेंगे। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल, मैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल बता रहा हूँ।
ये देखिए रबड़ का केस लिया हुआ है। हम लोगों ने 11th में वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर में एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। ये देखिए हमारे पास स्प्रिंग है, कहाँ है, इसको हमने क्या मान लिया है, कोई डिस्प्लेसमेंट वाला पोजीशन नहीं है, जहाँ पे स्प्रिंग क्या है, नॉर्मल स्टेट में है। अब हमने क्या किया, स्प्रिंग को देखिए क्या किया, बाहर की तरफ फोर्स लगा के एक्स डिस्प्लेस किया और इसको स्ट्रेच किया। अब जब हम लोगों ने इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था तो पोटेंशियल एनर्जी आया था हाफ के एक्स स्क्वायर। और वो पोटेंशियल एनर्जी आया कहाँ से होगा, जो आपने क्या किया, स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में अपनी एनर्जी खर्च की, यानी कि इतना इसको आपने क्या किया, डिस्प्लेस किया। ये देखिए कितना एक्स डिस्प्लेस किया और फोर्स लगाया तो क्या हो गया, वर्क हुआ तो वही वर्क कैसे किस में जाके कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जाके कन्वर्ट हो गया। आपको सिमिलर यहाँ से देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी हमने अगेन आपको दिखाई हुई है। एक बॉल लिया हुआ है, ठीक है, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक लेके चला गया तो कहाँ गए हम लोग, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में गए, तो उसमें क्या हो गया, बॉल में एनर्जी स्टोर हो गई, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज होती चली गई। जितना आप यहाँ पे इसके सरफेस को, ये क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, क्योंकि mgh से देखो अगर हाइट जीरो अर्थ के सरफेस थे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। ऐसे ही अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखते हैं जरा इसकी बेसिक थियरी देख लेते हैं, जो अब तक अभी तक आपको हमने समझाया उसकी थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं। आइडिया या नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, चाहे आप ग्रेविटेशनल का केस ले लीजिए जो आपको अभी भी समझाया कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, डज वर्क इन टेकिंग ए बॉडी, वो क्या कर रहा है, आप जैसे ये देखिए मेरे पास पेन है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ, किसके अपोजिट, ग्रेविटेशनल एनर्जी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट लेके जा रहा हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं, अगेंस्ट ए फोर्स लाइक स्प्रिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या स्प्रिंग फोर्स के क्या लेके जा रहे हैं, अपोजिट लेके जा रहे हैं। दैट वर्क्स गेट स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, जैसे हमने आपको क्या समझा रखा है। ये दूसरा देखिए वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, सपोज कि यहाँ पे आपके पास कोई बॉल थी, ठीक है, ये अर्थ के सरफेस पे है, यहाँ पे इसकी हाइट क्या है, जीरो है, इसको क्या किया गया, एच हाइट तक उठा के लेके गए हम लोग, लेके गए, ठीक है। अर्थ क्या कर रहा होगा, इसको अर्थ नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, अगर इसको ऊपर की तरफ लेके जाना तो आपको क्या लगाना पड़ा होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा होगा, तभी बॉल को आप ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। जब आप बॉल को ऊपर लेके जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बॉल को डिस्प्लेस करेंगे, तो एफ एक्सटर्नल लगाया तो क्या हुआ, बॉल डिस्प्लेस हुआ। वर्क का फॉर्मूला अगेन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ कौन सा फोर्स हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे अगेन वहाँ पे क्या आएगा, इंटेलिजेंस आएगा, मैथमेटिशियन का या साइंटिस्ट का इंटेलिजेंस आएगा। उसने बोला कि आप एफ एक्सटर्नल उतना ही लगाएंगे कि जितना एफ ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा होगा उसको क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि नीचे अर्थ के आसपास हमें एफ जी की वैल्यू पता होती है, कितना होता है, एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्सटर्नल को क्या लिख सकते हैं, एफ ग्रेविटेशन के बराबर लिख सकते हैं। जब उतना ही फोर्स लगा रहे होंगे तो इसकी वैल्यू हमको पता चल जाती है, और यहीं से ये डेरिवेशन निकल के आता है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट के बराबर हुआ, तो जो वर्क किया, वर्क कितने के बराबर आ गया, एम जी एच के बराबर आ गया, ठीक है। वही वर्क जो है इसमें कैसे स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और कोई सोर्स ही नहीं हो सकता इसमें एनर्जी आने का, क्योंकि और किसी ने इस पर काम ही नहीं किया या इसको कहीं बाहर से एनर्जी दिया भी नहीं जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जाओगे, किसी फोर्स के अगेंस्ट लेके जाओगे, तो वो एनर्जी कैसे स्टोर हो जाएगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। ये बेसिक आइडिया था पोटेंशियल एनर्जी का।
यहाँ पे अगेन हमने क्या किया हुआ है, उसी फोटो को वापस से आपको दिखा रखा है कि इसका डेरिवेशन कहाँ हो रहा होगा। यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। देखिए यहाँ पे मैंने जो आपको बताया कि जो आप एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं बॉल को उठाने के लिए, जो एफ एक्सटर्नल ऊपर की तरफ लगा रहे हैं वो आप उतना ही लगाएंगे, ये कंडीशनल है, नहीं तो आपको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पता ही नहीं चल पाएगी। भाई आप फोर्स लगा रहे हो बॉल पे, कभी बॉल छोटा होगा, कभी बॉल बड़ा होगा, कभी बॉल बहुत बड़ा होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एफ एक्सटर्नल कितना लगाना पड़ा। लेकिन हम अगर ये कह दें कि जस्ट हमको बॉल नीचे वाले फोर्स को ओवरकम करके बस उठाना है इसको, तब आप क्या हो जाएगा, एफ जो एक्सटर्नल आपने लगाया है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा। और इजीली हम क्या कर पाएंगे, इस डेरिवेशन को फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी अभी ये हमने आपको बता दिया है। और अच्छे से समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी को जो है किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या कंजर्व एनर्जी बोलेंगे, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करें, यहाँ पे हमने आपको एक इमेज दिखा रखी है, सिंपल पेंडुलम का इमेज है। इसके लैंग्वेज पे मत जाइएगा, लैंग्वेज थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बस आप इसके ज्योमेट्री को देखिएगा। साइंस में वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेटर्स, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स क्या है, सिंपल पेंडुलम। इसके थ्रू आप बहुत इजीली पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझ सकते हैं। आइए यहाँ पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ये पोटेंशियल एनर्जी अगर अर्थ पे रखा हुआ है, ये देखिए ये स्टैंड जो रखा होगा अर्थ में रखा होगा, अगर लेबोरेटरी में भी रखा है तो अर्थ पे ही रखा है। तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, अगेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये इसका मीन पोजीशन है सिंपल पेंडुलम का। ये इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन पोजीशन क्या है, नेचुरल पोजीशन बोलते हैं। वही उसका क्या हो गया, नेचुरल पोजीशन हो गया। नेचुरल पोजीशन वो पोजीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमारा आपका या किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसमें वो क्या कर सके, रेस्ट कर सके, वो अनस्टेबल ना हो, वो स्टेबल हो। आप सपोज कीजिए अगर इसको यहाँ पे ये रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा, अगर आप इसको यहाँ पे भी लेके आएंगे, छोड़ देंगे, ये धीरे 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 स्टेबल कंडीशन पाने के लिए क्या करेगा, बीच में आके रेस्ट पे ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसके पास अभी यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को, ये अर्थ का सरफेस मान रहा हूँ, यहाँ पे हाइट में 0 मान रहा हूँ अर्थ के सरफेस का, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे ही रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अर्थ के सरफेस से h1 हाइट तक क्या कर रहा हूँ, डिस्प्लेस कर रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ से पकड़ा, एक एक्सट्रीम पे लेके आए लेफ्ट हैंड साइड पे, और अर्थ के सरफेस से अब ये कितना उठ गया, h1 हाइट उठ गया। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, जो अभी अभी आपको फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसके हिसाब से mg h1 हो गई। अब यहाँ पे mg h1 हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब यहाँ पे आने के बाद जब एक्सट्रीम पे आप लेके चले आए तो ये यहाँ पे आने के बाद रेस्ट में हो जाएगा, इसको यहाँ पे लेके आए, ये रेस्ट में हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, कोई भी वेलोसिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपने लाके ऐसे रोक दिया इसमें, तो इसमें कौन सी रहेगी, केवल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 हो गई। तो यहाँ टोटल एनर्जी की हम लोग अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जो हो गया आपके पास mg h1 हो गया। सपोज कर लेते हैं ये कितना है, 100 जूल है। अब जैसे जैसे आप छोड़ेंगे, देखेंगे जैसे अब इसको यहाँ से आप छोड़ देंगे, देखेंगे हाइट लगातार इसकी कम होती जाएगी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो घटता जाएगा, क्योंकि ये हाइट पे टोटली डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और इस केस पे आने के बाद हाइट बिल्कुल 0 हो जाएगी, क्योंकि ये अर्थ का सरफेस है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या जो हो गया, 0 हो गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और एनर्जी को कंजर्व रहना है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाफ mv² जो फार्मूला होता है कितना होना चाहिए, 100 जूल होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। अगर यहाँ 100 जूल था तो यहाँ भी किसी भी पॉइंट पे 100 जूल होना चाहिए। अगेन जब यहाँ से जाएगी, अब देखिए ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, तो अगेन क्या होती जा रही है, h बढ़ता जा रहा है। h पहले यहाँ था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर धीरे धीरे इतना हो गया। तो यहाँ पे अगेन आने के बाद ये mg मान लेते हैं, ये हाइट कितना है, h2 है, वैसे इतने के ही बराबर जाएगी, तभी मैं फ्रिक्शन वगैरह को कंसिडर करते हुए mg h2 हो गई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, mg h2। अगेन यहाँ एक्सट्रीम पे आने के बाद रेस्ट पे हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0। यहाँ अगेन क्या बचेगा, 100 जूल बचेगा। प्रोवाइडेड कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि थोड़ी देर बाद सिंपल पेंडुलम मोशन करता करता इसका ऑसिलेशन छोटा होता जाता है और रेस्ट पे आ जाता है, इसका क्या कारण है। अगर एनर्जी कंजर्व है तो 100 जूल एनर्जी इधर से उधर जाते रहना चाहिए। इसका केवल 2 कारण है। एक तो ये जिस पॉइंट पे इसको पिवेट किया गया है, ये पिवेट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे इसको रोक बांधा गया है, इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिए, इसका अपना एक पर्टिकुलर फ्रिक्शन होगा। इसका जब आप इसको एक्सट्रीम पे लेके आएंगे, ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्या करेगा, अप्लाई करेगा।
दूसरा, अगर ये एक्सपेरिमेंट आप एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस होगा। दोनों क्या करेंगे, इस एनर्जी को धीरे धीरे क्या करेंगे, मिलके डिसिपेट करते चले जाएंगे और वो 100 जूल घटते घटते 0 जूल के बराबर हो जाएगी और ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यानी कि इसकी कंजर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, अगेन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी यहाँ से एक्सप्लेन किया जा सकता है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी। नेक्स्ट टर्म देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली मैंने आपको बता दिया, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड द बॉडी मूव्स गेनिंग काइनेटिक एनर्जी एंड लूजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये अभी आपको मैंने सिंपल पेंडुलम से बता दिया कि जैसे जैसे पेंडुलम के एक एक्सट्रीम से हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, हाइट घटती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी घटता जाता है और उतने ही अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। वही लिखा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी का जो मोशन कर रहा है उसमें जो एनर्जी होती है उसको क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी बोली जाती है। तो यहाँ जो टोटल एनर्जी हो गया वो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एक बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछा जाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो सबको पता होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर में कंजर्वेटिव फोर्सेस भी समझ लेंगे। दो फोर्स बहुत ज़्यादा कॉमन है जिनको कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है अभी तक, जिसमें से आपने एक को पढ़ रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को। इसको देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। आज आप लोग दूसरा पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल सिमिलर है इसके, और इसको आप देख भी सकते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो Fg जो होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस के इनवर्स पे डिपेंड कर रहा है, मास के प्रोडक्ट के प्रपोर्शन। और अभी आपको F कूलम्बियन फोर्स जो हमने पढ़ाया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर पढ़ा है। सिमिलरिटी आप देख सकते हैं बिल्कुल। कई बार ये भी कहा जाता है कि जो कूलाम्स थे उन्होंने न्यूटन के फॉर्मूले को कॉपी किया है, बस मासेस को क्या किया, चार्ज से रिप्लेस कर दिया, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने उठा के। तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर पे। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, जो चार्जेज इन्वॉल्व है फोर्स में, यहाँ मासेज इन्वॉल्व थे फोर्स प्रोड्यूस करने में, यहाँ चार्जेज इन्वॉल्व है, तो दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से गेस लग गया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी होने वाली है वो भी कहीं ना कहीं कंजर्व होने वाली है। आइए देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स अब किसको बोलते हैं। Forces of this type in which energy, kinetic energy plus potential energy is conserved is called as conservative forces. Spring force and gravitational force are the example of conservative forces. यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स और तीसरा आज आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन से ऐसे फोर्स हैं जो कंजर्वेटिव नहीं है, तो इसको आप लोग जान लीजिए। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, और बाय द टाइम मैं आपको कई सारे फोर्सेस बताता रहूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं बता देता हूँ कौन कौन से फोर्सेस। जैसे अभी हमने आपको ग्रेविटेशन फोर्स का जो एग्जांपल दिया था, बॉल को हमने यहाँ से यहाँ पे उठाया था, तो जो पोटेंशियल एनर्जी आई थी कितनी आई थी, mgh आई हुई थी। अब इसका फॉर्मूला एक्चुअली होता क्या था, ये डेरिवेशन हुआ कहाँ से था, जो मेन डेरिवेशन इसका हुआ था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था। और डिस्प्लेसमेंट को जिस तरीके से हम लोगों ने डिफाइन किया है, आपको पता है ये क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब सपोज कीजिए हमने एक पर्सन ने क्या किया, इस बॉल को डायरेक्ट एच हाइट तक उठाया, ठीक है। एक पर्सन के दिमाग में आया कि पहले उसने क्या किया, यहाँ तक उठाया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यूं गया, फिर यहाँ पे बॉल को लेके आया। अब देखो इसका पाथ का बढ़ जाता है इसके कंपैरिजन में, लेकिन हमको लेना किसको है, डिस्प्लेसमेंट को। तो मिनिमम डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट क्या होगा, यही हाइट ही तो होगी ये। अब देखिए ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारा वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था, वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वर्क डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। उसी वर्क को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आके जब बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उसके लिए भी जब हम लोग W का लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो जाएगा। यहाँ पे F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर E फील्ड में Q इंटू ई लगाएंगे, जैसे वहाँ पे हम लोग क्या mg लगाते थे, यहाँ पे Q इंटू ई लगाएंगे, जहाँ पे Q चार्ज होगा और E उस पर क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा। तो सिमिलरिटी देख लीजिए, अगर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कौन सा था, कंजर्वेटिव फोर्स था। कंजर्वेटिव फोर्स का बस इतना मतलब हो गया, ऐसा फोर्स जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो और जिसमें
सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे किया जाए, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का, वो हमेशा क्या रहे, कंजर्व रहे, ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। आइए इसको कुछ फोटोज से समझते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स को यहाँ पे मैंने 2 फोटोज दिखाए हुए हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। यहाँ पे 2 पॉइंट हमने दिखाए हुए हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान से देखिए, ए पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट हमने क्या दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है। इसमें पाथ जो डिफाइन किए गए हैं और तीनों पाथ के लिए क्या दिखाया गया है, वर्क डन दिखाया गया है। पहला जो इन्होंने पाथ चूज किया है पाथ 1, जिसके लिए इन्होंने वर्क डन बोला है W1। तो यहाँ से पाथ, यहाँ से यहाँ ये देखिए डायरेक्ट पाथ हो गया। यहाँ से देखिए इसने क्या किया हुआ, बिल्कुल जिगजैग लाइन लिया हुआ है। दूसरा पाथ, अगर ये पाथ 3 की बात करें, पाथ 2 देखिए कुछ अलग ही तरीके से है, बिल्कुल स्नैक के तरीके से पाथ भी पहुंचा हुआ है। इसने क्या किया, इसका पाथ लेंथ तो ज़्यादा है। तीसरा देखते हैं, फिर भी यहाँ क्या लिखा हुआ है, W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3। एक ही कारण है, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है। जो फोर्स हम लोग यहाँ पे वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा मिनिमम पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट जहाँ से हम लोग मोशन को देख रहे हैं, या जहाँ से ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, और फाइनल पॉइंट होना तो यही वाला है। डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना, डिस्टेंस तो इसमें बात ही नहीं इस फॉर्मूले में। तो ये भी क्या हो गया, यहाँ पे तीनों वर्क डन बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा एक ही होगा। यहाँ पे दूसरा देखते हैं ध्यान से। दूसरी इमेज अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स की देखिए, ये जो है कुछ जो पार्क वगैरह में हम लोग झूले देखते हैं, या अगर आपने स्विमिंग पूल वगैरह में कभी गए होंगे, तो वहाँ कुछ इस तरीके के जो है इंजॉयमेंट के लिए अपरेटस रखे होते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इन्होंने ये फर्स्ट पाथ दिया हुआ है, ये देखिए कितने हाइट पे गए, h हाइट पे गए, और यहाँ पे देखिए कुछ कर्व्ड पाथ बना हुआ है। फिर भी इन्होंने लिखा है WAB, ये वाला पाथ इसका द्वारा काम किया गया, और इस वाले पाथ पे, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ पाथ इंडिपेंडेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो यही सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ही मिनिमम पाथ बताता है। इसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो क्या होते हैं, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही वो पाथ इंडिपेंडेंट होंगे, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे कुछ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में मैंने बताया हुआ है, और बताएंगे अभी कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसे भी हैं। फ्रिक्शन का आपको मैंने नाम बताया। यहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो क्या हो गया, हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे गया, जरा देखते हैं। सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक है, या कुछ भी बाइक या कार कुछ भी लीजिए, और हमारे पास ये रोड है, ठीक है। ये रोड है जिसके ऊपर क्या है, इसको खींच के लेके आया जा रहा है। आप जैसे भी लेके आएंगे, आपको कहीं भी नहीं पता होगा, कितना भी स्मूथली आप बना लीजिए, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखेंगे कुछ ना कुछ इसमें जो है हिकैप्स रह ही जाएंगे, कुछ ना कुछ जो है छोटे छोटे इरेगुलरिटीज रह ही जाने वाले हैं। तो जब आप इसको खींचेंगे, मान लेते हैं हम स्ट्रिंग लगा के इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो आपको कभी भी नहीं पता होगा कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स, जितना फ्रिक्शन लग रहा है, वो क्या इतना यहाँ पे भी लग रहा है, उतना ही यहाँ पे भी लग रहा है, ये आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। और यहाँ पे अगर ये नहीं पता है कि यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, तो जब आप फोर्स लगाएंगे, एफ एक्सटर्नल जो आपका होने वाला है वो कहीं ज़्यादा होने वाला है, वो कहीं कम होने वाला है। दूसरी बात, अब जो फ्रिक्शन होगा, वो उसकी जो एनर्जी होगी दोनों के बीच रख के, वो कैसे जो है हीट के फॉर्म में बाहर निकल रही होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रही है, डिसिपेट हो रही होगी। अब जब यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है वो क्या होने वाला है, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इसलिए फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोला जाता है। ये देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, ओवर रफ फ्लोर एंड द पुशेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। यहाँ से यहाँ तक लेके गए, फिर वापस से इसको क्या लेके आए हैं, वापस से लेके आएंगे। और दोनों के केस में अगर आप एनर्जी निकालेंगे, वो कंजर्व नहीं रहने वाला है। तो जो एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व नहीं रहेगा। अगर W इक्वल टू क्या लगाएं, फोर्स एक्सटर्नल इंटू डिस्प्लेसमेंट करें, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस केस में सेम होने वाला है, लेकिन ये जो फोर्स होने वाला है, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। पिछले के केस में आप कैसे निकाल लेते थे, जो G होता था, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था, उसी के बराबर आप फोर्स लगाते थे तो निकाल लेते थे। नेक्स्ट देखते हैं, आइए अब हम लोग
इतनी देर तक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बेसिक हम लोगों ने देखा, आइए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी दो बॉडी है, जो एक क्या है, एक हमने ले लिया हॉट बॉडी ले लिया, एक ले लिया कोल्ड बॉडी। जो ट्रांसफर होता है इसको आप क्या बोलते हैं, हाई पोटेंशियल पे है या हाई एनर्जी पे है, ये लो एनर्जी पे। और ट्रांसफर कहाँ होता है, हाई से लो एनर्जी पे। वैसे ही चार्जेज के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडी हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये प्लस ये माइनस, ये हाई पोटेंशियल बैटरी का बोला जाता है, और ये क्या बोला जाता है, लो पोटेंशियल बोला जाता है। तो ये किस पे आ गया, हाई पोटेंशियल पे आ गया, ये किस पे आ गया, लो पोटेंशियल पे आ गया। तो जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होंगे, जो यहाँ से मान लेते हैं कि किसी भी जो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस होंगे, आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं। बेसिकली बैटरी करता क्या है, ये क्या करता है, दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है कुछ इस तरीके से आपने सर्किट्स में देखा होगा, इस प्लेट्स पे आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये प्लेट, एक प्लेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव प्लेट होता चला जाता है, दूसरा प्लेट क्या होता चला जाता है, नेगेटिव प्लेट होता चला जाता है। तो आप देखिए कि वही लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बैटरी क्या कर रहा है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ये कितना चार्ज क्या करेगा, कंटेन करेगा। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन टू चार्ज बॉडी प्लेस्ड विद ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, जो हाई पोटेंशियल से होगा उससे चार्ज क्या करेगा, लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। द चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू अनदर एट द लोअर पोटेंशियल। बिल्कुल उसी के तरीके से जैसे हम लोग हीट एनर्जी को देखते थे, वो भी क्या होती थी, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाया करती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। द फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप एज सून एज द पोटेंशियल ऑफ बॉडी बिकम्स इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से हीट एनर्जी क्या होती थी, दोनों बॉडी का अगर टेम्परेचर सेम हो जाता था तो हीट का फ्लो क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। वैसे ही जब दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे, कोई भी दो प्लेट है अगर सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे तो क्या जाएगा, जो चार्ज का फ्लो है वो बंद हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल से दिखाया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है जिसको टेस्ट चार्ज बोला हुआ है। अभी हम देखेंगे टेस्ट चार्ज क्या होता है, बट अभी के लिए आप समझ लीजिए एक चार्ज है जो पॉजिटिव है। ध्यान से देखिएगा, ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। बिल्कुल आप इसको बैटरी के तरीके से समझिए। तो जो फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई लग रहा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, तभी ये क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। फाइनली हम लोग अपने डेफिनेशन पे आ ही गए। ये हमारे पास कोई कंडक्टर हो गया, ये हमारे पास क्या हो गए, चार्जेस हो गए, इसमें बहुत सारे चार्जेस होंगे, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसके दो टर्मिनल हो गए, किसी को ए किसी को बी मान लेते हैं। हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी है इसमें, जिससे क्या करें, चार्जेस को क्या हो। अब देखिए, चाहे इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। बैटरी ने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, जैसे पिछली बार मास एम मास होता था ग्रेविटेशनल फोर्स में, वैसे यहाँ पे हमने कोई चार्ज सपोज कीजिए क्यू ले लिया, प्लस क्यू ले लिया, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है। और इसके ऐसे माना जाता है कि इस चार्ज का जो फोर्स है, इस चार्ज का जो इफेक्ट है वो कहाँ पे खत्म होता है, इनफाइनाइट पे। और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। जैसे हम लोग पिछली बार पोटेंशियल जीरो किसको मानते थे, अर्थ के सरफेस को मानते थे, वैसे इस बार पोटेंशियल जीरो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, चार्जेस के केस में पोटेंशियल को इन्फिनिटी पे जीरो मानेंगे। पोटेंशियल किस में माना जाएगा, इनफाइनाइट पे जीरो होता है। और इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट जो मानते हैं बहुत ही कम होगा, फिर भी बहुत ही कम होगा। सब कहते हैं यहाँ तक मान लो खत्म हो जाता धीरे धीरे, लेकिन फिर भी हम मान रहे हैं कि इसका चार्ज जो है इनफाइनाइट पे जाके क्या हो जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। ये इनफाइनाइट पे दूसरे चार्ज पे कोई प्रभाव नहीं लगा पाएगा, जहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसीलिए डेफिनेशन को लिखा गया है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए किसी इसकी जिस चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने ले लिया, ये क्यों ले लिया, जो कि क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब आप सोचिए, अगर इसको जो है, इस चार्ज को इसके फील्ड में लेके आना है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको क्या करने वाला है, रिपेल करना है, करेगा। अगर इसको रिपेल कर रहा है ये, तो कितना लगाना पड़ेगा आपको, एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। इसको अगर आप इसके पास लाना चाहते हैं, इस सिस्टम को, अगर दो चार्जेस के सिस्टम को बनाना चाहते हैं, इस चार्ज और इस चार्ज के सिस्टम को बनाना चाहते हैं, तो आपको एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो अगेन आपका क्या वर्क का फार्मूला हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इंटू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और आपको पता है ग्रेविटेशनल के केस में एफ एक्सटर्नल हम लोग कितना लगाया करते थे, एफ जी के बराबर लगाया करते थे, एफ ग्रेविटेशन के बराबर लगाया करते थे। लेकिन इस केस में हम लोग कितना लगाएंगे, बिना एक्सीलरेशन के एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो दोनों चार्जों के बीच में कूलम्बियन फोर्स या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा, उतने के बराबर लगाएंगे। ये मैथमेटिकल ट्रिक है, नहीं तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू आप थोड़ी ना बता पाएंगे, क्योंकि चार्ज वेरी होता जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट वेरी होता जाएगा। तो एफ एक्सटर्नल किसके बराबर लेके आएंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जैसे ही क्रिएट होगा वैसे एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यही एफ एक्सटर्नल लगाएंगे और इस चार्ज को लेके आएंगे किसी भी पॉइंट पे लेके आने पे, वही लिखा है, द एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स electric potential at any point in an electric field is determined as the work done by the external force। जो external force काम करना पड़ेगा इस चार्ज को, इस चार्ज के फील्ड में किसी भी पॉइंट पे लाने के लिए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट विदाउट एनी एक्सेलरेशन, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। आइए इसके लिए मैथ कैसे बनाते हैं। सपोज करते हैं वो काम कितना करना पड़ा, W। If W is the work done in bringing positive charge Q naught from infinite to any point in the electric field, then potential at that point is V is equal to W by Q। ये ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल V is equal to W by Q naught। यूनिट चार्ज को अगर Q naught क्या हमने ले लिया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया 1 यूनिट, तो वही डेफिनेशन इसका यहीं से बन जाता। तो V इक्वल टू किसके बराबर होगा, W के। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पे लाने में किया गया काम जो होता है, वही क्या स्टोर हो जाता है, इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ये बहुत जनरल फार्मूला है। अभी इससे हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक फार्मूले पे पहुंचेंगे। जैसे यहाँ पे हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यूज किया है, जरा इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल चार्ज होता है। स्मॉल चार्ज, इसको हम क्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और ये उस पर कोई साइन नहीं लगा तो पॉजिटिव, बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, जो कि क्या करता है, दूसरे चार्ज का, उन पर कोई भी चार्ज रखा है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का क्या करता है, ये इतना स्मॉल होता है कि इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट इसका देखने को हमको नहीं मिलता है, इसीलिए इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला गया है। इसी को ये टेस्ट चार्ज होता है। बेसिकली कोई भी फार्मूला बनाने के लिए हमको, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमको एक टेस्ट चार्ज चाहिए होता है, तो हमने उसको एक हाइपोथेटिकली मान रखा है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है, कहीं भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखनी है कि कोई चार्ज जो है, किसी चार्ज का उस पॉइंट पे क्या इफेक्ट है, तो आप क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं। लास्ट चैप्टर में भी इसको हम लोगों ने देख लिया था।
और ये बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल होता है, इसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल भी बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका इफेक्ट, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, इस चैप्टर का इंट्रो देख लिया हम लोगों ने। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 का जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हमारा चैप्टर था, इसका हमने क्या देख लिया, इंट्रो देख लिया। इसको हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से कंपैरिजन भी कर लिया, इलास्टिक पोटेंशियल से कंपेयर कर लिया, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर कर लिया, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं ये देख लिया। तो आज हम लोग क्या रखेंगे, इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपके समय के लिए धन्यवाद।